हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं 2019 2020 के, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और इसके अलावा जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम 2020 में होंगे उन सब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें जो जो प्लेसेस जो न्यूज़ में है उन सबको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो नाटूना आइलैंड जो है, जो कि काफ़ी बार न्यूज़ में देखा गया है, वो किस रीजन को बिलोंग करता है इन सब में से। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले नाटूना आइलैंड जो है वो कहाँ पे है उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे फिलीपींस है और फिलीपींस के ईस्ट में यहाँ पे फिलीपींस सी है और यहाँ पे है साउथ चाइना सी और इसके यहाँ पे पास में है नाटूना आइलैंड, जो कि यहाँ पे बेसिकली जो इंडोनेशिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंडर में ही ये आता है और इसको चाइना के द्वारा भी क्लेम किया जाता है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो नाटूना आइलैंड है वो बेसिकली साउथ चाइना सी में आता है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नातूना आइलैंड जो है वो साउथ चाइना सी को बिलोंग करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग पास से रिलेटेड। रोहतांग पास के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो रोहतांग पास जो है वो बेसिकली हिमालय की जो जास्कर रेंज जो है उसमें लोकेटेड है। जास्कर रेंज जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और सेकंड स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि जो रोहतांग पास है उसके वेस्ट से रवि नदी निकलती है, जो कि कुल्लू हिल्स जो है हिमाचल प्रदेश की वहाँ पे है। तो इसको करने से पहले भी हमें देखना पड़ेगा कि रोहतांग पास जो एक्चुअली में है कहाँ पे। इसको अगर हम देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन है यहाँ पे, ये है बेसिकली पीर पंजाल रेंज। ओके, और इसके वेस्ट में यहाँ पे रावी नदी है और ये जो रेड सर्किल वाला जो रीजन है ये है रोहतांग पास का रीजन। और यहाँ पे रोहतांग पास है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसके वेस्ट से रावी नदी निकलती है और ये पीर पंजाल रेंज पे है। और जो ये जस्कर रेंज है ये बेसिकली यहाँ पे, जैसे सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, उसके बाद में लद्दाख रेंज है, फिर जस्कर आती है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फिर पीर पंजाल आती है, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक और फिर अरावलीज। और अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रोहतांग पास है वो बेसिकली पीर पंजाल रेंज पे है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो रोहतांग पास है उसके वेस्ट से अभी हमने देखा कि रावी नदी निकलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके द्वारा अभी रिसेंटली जो रोहतांग पास है उसको खोला गया था। इस वजह से ये क्वेश्चन था, क्योंकि इस वजह से जो रोहतांग पास है वो काफ़ी न्यूज़ में था। और रोहतांग पास के यहीं पे एक वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट टनल है जो कि 8.8 किलोमीटर का है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जिसको रोहतांग टनल के नाम से भी बोलते हैं या फिर अटल टनल के नाम से भी बोला जाता है। ये बेसिकली जो लाहौल और स्पीति जो विलेजेस हैं हिमाचल प्रदेश के, उन दोनों को कनेक्ट करता है। और जो ये रोहतांग पास है ये बेसिकली जो कुल्लू वैली है उसको लाहौल के साथ में, और जो स्पीति वैली के साथ में, हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति वैली है और जो कुल्लू वैली है, जो कि उनको लाहौल के साथ में और स्पीति विलेज जो है उन दोनों को कनेक्ट करने का मेन काम रोहतांग पास का होता है। और यहीं पे ये जो रोहतांग टनल है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक माउंटेन के बारे में है। इसमें बेसिकली 3 स्टेटमेंट दिए गए माउंटेन के बारे में और बाद में उसका नाम पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कि वो माउंटेन का नाम बताना है जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है, जिसको रूफ ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, जिसकी हाइट 5895 मीटर है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि माउंटेन जो है बेसिकली एक डोरमेंट स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो बेसिकली जो होते हैं वो कोन शेप के वोल्केनोस होते हैं। नॉर्मल जो वोल्केनोस होते हैं ये उनसे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं और इनमें कोई अर्ली वार्निंग टाइप की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है जब इनका इरप्शन होता है, और काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग इरप्शन होता है इनका।
तो ये जो माउंटेन है जिसको कि रूफ ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, इस माउंटेन का नाम है माउंटेन किलिमंजारो। और ऑप्शंस को अगर हम देखें तो जो माउंटेन कीनिया जो है वो बेसिकली कीनिया में है, ये अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। और माउंट कैमरून जो है जो कि गल्फ ऑफ गिनी में है उसके वेस्ट में है। और माउंट एकोनकागुआ जो है वो अर्जेंटीना में है। इनकी जोग्राफिकल लोकेशंस अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है और यहाँ पे इंडियन ओशियन है, मेडागास्कर इधर नीचे आता है। और यहाँ पे ये है कीनिया और कीनिया में है ये माउंटेन कीनिया। और जो माउंटेन किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में है, तंजानिया उसके नीचे है, यहाँ पे युगांडा है, साउथ सूडान यहाँ पे है और इसके ऊपर में इथोपिया है। और जो माउंटेन अकोनकागुआ है जो कि साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चिली है। और ये जो अकोनकागुआ माउंटेन है जो कि ब्राज़ील यहाँ पे इधर ये है माउंटेन अकोनकागुआ जो कि अर्जेंटीना में है बेसिकली। तो इधर अगर हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो माउंटेन किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में है अफ्रीका में, उसको रूफ ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। और वो एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। यहाँ पे 3 जो मेन इंपॉर्टेंट वोल्केनिक कोन्स हैं इस माउंटेन किलिमंजारो में, जिनको कीबो, मावेंजी और सीरा के नाम से जाना जाता है। और कीबो जो है वो इन तीनों कोनों में सबसे हाईएस्ट कोन है जो कि स्ट्रेटो वोल्केनो की कोन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कासोवाल ब्रिज से रिलेटेड है, जिसको कि अभी रिसेंटली जो BRO है उसके द्वारा ओपन किया गया था। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनको देखना है। और ये फर्स्ट टाइम जो BRO है उसके द्वारा फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद से अब पहली बार जो कासोवाल इनक्लेव्स जो कि पंजाब में है उनको इंडिया के साथ में कनेक्ट करने के लिए इस ब्रिज को ओपन किया गया है। इसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक परमानेंट ब्रिज है जो कि सतलुज रिवर पे है, जो कासोवाल एनक्लेव को, पंजाब का जो कासोवाल एनक्लेव है उसको बाकी इंडिया के साथ में कनेक्ट करता है। और इसको BRTF जो कि बॉर्डर रोड टास्क फोर्स जो है, जो कि BRO के अंडर में आती है, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंडर में आती है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि प्रोजेक्ट चेतक के अंडर डेवलप किया गया है मेनली जो कासोवाल ब्रिज है। तो ये जो कासोवाल ब्रिज जो है जो कि पंजाब के कासोवाल एनक्लेव पे बनाया गया है, ये वहाँ पे जो रावी नदी जो आती है उसके ऊपर इसको बनाया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। और जो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉर्डर रोड टास्क फोर्स है उसके द्वारा इसको बनाया गया है, जो कि BRO का जो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट चेतक के नाम से, उसके अंडर कासोवाल ब्रिज को बनाया गया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जो एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर जो है उन सबसे रिलेटेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, जो एस्थेनोस्फेयर जो है वो ज़्यादा सॉलिड होती है लिथोस्फेयर से। और सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि जो मिड ओशियनिक रिज जो होती हैं वो एस्थेनोस्फेयर में आती हैं, वहाँ पे ओकर होती हैं, ना कि लिथोस्फेयर में। और थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि लिथोस्फेयर जो है वो एस्थेनोस्फेयर के नीचे है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये जो अर्थ है पूरा, जो अर्थ का क्रस्ट होता है जो कि 0 से 100 किलोमीटर थिक होता है, वहाँ पे सबसे ऊपर होता है लिथोस्फेयर, जिसमें कि क्रस्ट इंक्लूडेड होता है। और जो मेंटल होता है उसका जो अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट होता है वो उसके लिथोस्फेयर में इंक्लूडेड होता है। और लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे होता है एस्थेनोस्फेयर, जो कि काफ़ी विसिशियस होता है, मतलब बोला जाता है ये मैकेनिकली वीक होता है, काफ़ी डक्टाइल इसकी फॉर्म होती है। और ये जो है मतलब अगर लिथोस्फेयर के साथ में इसका कंपैरिजन करें तो जो लिथोस्फेयर जो है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होता है एस्थेनोस्फेयर के कंपैरिजन में। और जो मिड ओशियनिक रिज जो होती हैं वो इस वजह से लिथोस्फेयर में ही क्रिएट होती हैं। और जो एस्थेनोस्फेयर है वो जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं 80 से 200 किलोमीटर नीचे, लिथोस्फेयर के 80 से 200 किलोमीटर नीचे यहाँ पे
ओकर होता है एस्थेनोस्फीयर। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि एस्थेनोस्फीयर जो है वो ज़्यादा सॉलिड है लिथोस्फीयर के कंपैरिजन में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लिथोस्फीयर है वो अपर लेयर होती है और वो ज़्यादा सॉलिड होती है एस्थेनोस्फीयर के कंपैरिजन में, ये काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल होती है जो एस्थेनोस्फीयर होती है। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो मिड ओशियनिक रिज जो होती हैं वो एस्थेनोस्फीयर में ओकर होती है, ना कि लिथोस्फीयर में। अगर इसको हम चेंज कर दें कि जो मिड ओशियनिक रिज जो है वो लिथोस्फीयर में ओकर होती है, ना कि एस्थेनोस्फीयर में, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बट अभी के सिचुएशन में ये स्टेटमेंट गलत है। और थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो लिथोस्फीयर जो है वो एस्थेनोस्फीयर के नीचे होता है, बट इसका अपोजिट सही होता है। जो लिथोस्फीयर है पहले वो ऊपर में होता है और उसके बाद में आता है एस्थेनोस्फीयर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसके तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बेसिकली सोलोमन आइलैंड से रिलेटेड है। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि सोलोमन आइलैंड जो है वो साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। और सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि ये बेसिकली इसमें तो वोल्केनिक आइलैंड्स की डबल चेन होती है, और जो कोरल अटोल्स की और वोल्केनिक आइलैंड्स जो होती है उनकी डबल चेन होती है, वो मेलेनेशिया में है। सोलोमन आइलैंड के वहाँ मेलेनेशिया जो है वहाँ पे है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को देखने से पहले हम जो सोलोमन आइलैंड है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें, तो जैसे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के राइट में यहाँ पे है पपुआ न्यू गिनी, जो कि पैसिफिक ओशियन का ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे है ये सोलोमन आइलैंड्स। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और सेकंड फिगर में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मेलेनेशिया जो जगह है यहाँ पे डबल चेन ओकर होती है। और इन दोनों फिगर्स को, ये दोनों अलग अलग फिगर्स हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि दोनों अटैच्ड है। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, जो कि मेलेनेशिया वाला जो रीजन है, यहाँ पे डबल चेन ओकर होती है। तो इस वजह से इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यमुना रिवर से रिलेटेड, क्योंकि अभी रिसेंटली जो दिल्ली में जो यमुना के वाटर की क्वालिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई थी, काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ था, क्योंकि जो लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स वगैरह थे या फिर इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन वगैरह था वो काफ़ी कम होने की वजह से, उसमें रिडक्शन की वजह से इसका वाटर थोड़ा इम्प्रूव हो गया था। और जो यमुना रिवर है उसके बारे में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जो यमुना रिवर है वो बेसिकली यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो कि बंदेरपूछ पीक के साउथ वेस्टर्न में है। और जो बंदेरपूछ पीक जो है वो बेसिकली उत्तराखंड के लोअर हिमालयाज में है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि जो टोंस रिवर जो है वो यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, जो कि गढ़वाल रीजन से, जो उत्तराखंड में है, वहाँ से बहती है। और थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि जो गंगा नदी और यमुना नदी जो दोनों नदियाँ हैं वो देवप्रयाग में मिलती हैं, जो कि प्रयागराज में है। तो इसके बारे में अगर हम जाने, जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर है, जो कि 6387 मीटर्स की हाइट है उसकी, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। बेसिकली जो कि बंदेरपूछ पीक जो है उसका स्लोप होता है साउथ वेस्टर्न साइड से, वहाँ से ओरिजिनेट ये होती है। और जो गंगा नदी से त्रिवेणी संगम या फिर जो प्रयाग जिसको बोलते हैं, प्रयागराज में, जिसको कि फॉर्मली इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे ये उससे मिलती है। और जो यमुना नदी है उसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है उसको टोंस नदी बोलते हैं, जो कि गढ़वाल रीजन से बहती है, जो कि उत्तराखंड में है। बेसिकली उत्तराखंड में देहरादून के पास में, वहाँ पे यमुना नदी से टोंस नदी जो है वो मिलती है। और उसके अलावा जैसे गिरी है, ऋषि गंगा है, कुंता है, हनुमान गंगा है, या फिर बाता ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ये सारी यमुना नदी से मिलती हैं। जब यमुना नदी जो दून वैली है, जो कि दाग पठार में है देहरादून के पास में, वहाँ पे गिरने से पहले यमुना नदी से ये सारी नदी जैसे गिरी, ऋषि गंगा, कुंता, हनुमान गंगा, ये सारी नदी जो हैं उससे मिलती हैं। तो अब इसके स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा।
और सेकंड स्टेटमेंट भी इसका सही हो जाएगा, बट थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। देव प्रयाग में नहीं, संगम या फिर प्रयाग में मिलती हैं गंगा और यमुना नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दापोरिजो ब्रिज से रिलेटेड। ठीक है, दापोरिजो ब्रिज जिसको कि अभी रिसेंटली जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके द्वारा मैनेज किया गया है। ये 430 फीट का ब्रिज है, जिसको अभी 27 डेज के भीतर ही बनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। लॉकडाउन पीरियड में ही बनाया गया था इसको। ये जो दापोरिजो ब्रिज है, जो कि बेसिकली एक LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है, उसके लिए बनाया गया था। और ये किस नदी पे है ये पूछा गया है। जो बेसिकली दापोरिजो ब्रिज जो है वो सुबनसिरी नदी पे इसको बनाया गया है, और इसको अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको इनॉग्रेट किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुबनसिरी नदी पे जो दापोरिजो ब्रिज है इसको बनाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड अर्थ डे से रिलेटेड है, जो कि हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक इंटरनेशनल इवेंट है। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है वो दिया गया है कि एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसको कि वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के सपोर्ट के लिए, और 2020 में जो ये सेलिब्रेट किया गया था, ये मार्क किया गया है 75th एनिवर्सरी, जो इसका एनुअल सेलिब्रेशन होता है वर्ल्ड अर्थ डे का। और 2020 के लिए इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। तो इसके बारे में अगर हम जाने तो जो वर्ल्ड अर्थ डे है, जिसको कि 20 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और 2020 का जो ये सेलिब्रेशन हुआ था वर्ल्ड अर्थ डे का, ये 50th एनिवर्सरी थी, ना कि 75th एनिवर्सरी। और 2020 के लिए इसी 2020 ईयर के लिए अर्थ डे की जो थीम थी वो क्लाइमेट एक्शन थी। और 2009 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 22 अप्रैल को भी इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे भी डेजिग्नेट किया गया था बेसिकली। तो इसके जो स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो अब इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जो कि वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के सपोर्ट के लिए। और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, 2020 के लिए इसकी जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन। बट सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि 2020 में इसकी 75th एनिवर्सरी थी, बट वो थी 50th एनिवर्सरी, 50वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट के बारे में पूछा गया है, और 3 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ब्रोकपा ट्राइब्स, मरखा वैली और चंबा बुद्धा स्टैच्यू। इन तीनों को बारे में पूछा गया है कि ये तीनों किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करती हैं। तो अभी रिसेंटली देखो अपना देश, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वहाँ पे जो लद्दाख, जो कि काफ़ी रिच हेरिटेज कल्चर है लद्दाख का, उसकी कुछ साइट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी, इस वजह से इस क्वेश्चन को डाला गया है। और ये जो तीनों जगह हैं, या फिर जैसे कि जो ब्रोकपा ट्राइब्स जो है, या फिर मरका वैली है, या चंबा बुद्धा स्टैचू जो है, ये तीनों बिलोंग करते हैं लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली ऑब्जर्वेटरीज दी गई हैं और उनकी लोकेशन दी गई है, और ये बताना है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है जो कि फ्रांस में दी गई है, और जो वर्गो इन्फेरोमीटर है वो इटली में दी गई है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आया इस वजह से क्योंकि अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स जो है उनके द्वारा डिटेक्ट किया गया कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं, जो बेसिकली जो 2 बाइनरी ब्लैक होल्स हैं, उनके मर्जर से इमर्ज हो रही हैं अनइक्वल मास की। तो इस वजह से ये स्टडी आई थी, इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है, जिसकी फुल फॉर्म बेसिकली होती है लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो कि USA में है, ना कि फ्रांस में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, और जो वर्गो इंफेरोमीटर है वो
इटली में है, तो सेकंड सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। और जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं जिनको कि अर्थ पे फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया था 2015 में, 2015 में जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पारासेल आइलैंड से रिलेटेड। ओके, तो पारासेल आइलैंड जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पे देखा गया है, इससे रिलेटेड पूछा गया है कि ये किस लोकेशन पे है, कहाँ पे ये है पारासेल आइलैंड्स जो है। बेसिकली इसको करने से पहले हम इसकी जोग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है चाइना है, ओके, और यहाँ पे वियतनाम है, और ये वाला जो एरिया है जो कि ये वाला, ये है पारासेल आइलैंड्स, और इसके नीचे स्पार्टली आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे। और अभी रिसेंटली जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसके द्वारा यूनिलैटरली जो 80 आइलैंड्स जिनमें कि रीफ्स भी थी और कुछ जोग्राफिकल फीचर्स वाले जो भी प्लेसेस थे उन सब का नाम चेंज किया गया है और उनको चाइनीज़ नेम दिए गए हैं। इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में है। और ये जो बेसिकली है साउथ चाइना सी वाला जो ये रीजन है यहाँ पे है, ये साउथ चाइना सी का रीजन है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पारासेल आइलैंड है वो बेसिकली साउथ चाइना सी में है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। और ये जो स्पार्टली आइलैंड और पारासेल आइलैंड्स जो है जो कि मिड, अभी हमने जैसे देखा कि मिड साउथ चाइना सी में है, जो कि बेसिकली वियतनाम और फिलीपींस जो है उन दोनों टेरिटरीज़ के बीच में, यहाँ पे जैसे वियतनाम था यहाँ पे फिलीपींस था और यहाँ पे चाइना था, और यहाँ पे पैरासेल आइलैंड और यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड था, इन दोनों के बीच में बेसिकली ये है। और जो ये आर्चीपेलागो जो है जो कि मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स का ऐसा समूह सा होता है उसको बोलते हैं आर्चीपेलागो। और यहाँ पे बेसिकली 130 आइलैंड्स और कोरल रीफ्स का एक आर्चीपेलागो बना हुआ है जो कि साउथ चाइना सी में है, जो चाइना और जो वियतनाम है उन दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो महाकोशाल जो रीजन है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि जो जीएसआई है जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कुछ एस्टिमेशंस प्रोवाइड कराए गए थे कि वहाँ पे गोल्ड की अमाउंट पाई जाएगी जो महाकोशाल रीजन है वहाँ पे। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो महाकोशाल रीजन है वो किस किस स्टेट्स के रीजन से मिलके बना है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो महाकोशाल रीजन जो है वो झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इन तीनों स्टेट्स के रीजन से बना हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो सारे ऑप्शंस होंगे पहले और तीसरे, उड़ीसा और महाराष्ट्र को छोड़ के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आसाम का टी गार्डन है उसके लोकल टाइम से रिलेटेड है, जिसको कि टी गार्डन टाइम या फिर बागान टाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टी गार्डन टाइम्स या फिर जो टी गार्डन्स होते हैं आसाम में, ये बेसिकली जो आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, और ये इनका खुद का टाइम का ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बेसिस पे ये काम करते हैं बेसिकली। और ये जो मतलब टी गार्डन टाइम या फिर जो बागान टाइम है ये बेसिकली 1 घंटे अहेड होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसके। मतलब यहाँ पे अगर 4 AM हो रहे हैं तो वहाँ पे 5 AM उसको कंसीडर किया जाता है। और इनका जो वर्किंग टाइम होता है, जो टी लेबर्स जो होती है आसाम के इस टी गार्डन्स की, उनका जो वर्किंग टाइम होता है वो 9 AM से 5 PM होता है। और इंडियन स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो 8 AM से 4 PM। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, 1 घंटे बाद का टाइम होता है, 1 आवर अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोटेड आइवोर से रिलेटेड। इसके बारे में पूछा गया है कि जो कोटेड आइवोर है वो किन किन कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो इसको करने से पहले हमें इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखनी होगी। तो जैसे कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न साइड है वो वाला एरिया है ये, और यहाँ पे ये कोटेड आइवोर है।
और इधर इसकी जो बाउंड्री टच होती है वो होती है लाइबेरिया से, और यहाँ पे है गाना, और जो गिनी है वो इधर है। उसके अलावा यहाँ पे है माली, ये वाला जो रीजन है पूरा माली का है, और यहाँ पे है बुर्किना फासो, ये वाला जो रीजन है। तो इस टाइप से इसकी बाउंड्रीज टच होती है, और ये जो गिना है इसकी बाउंड्री यहाँ पे टच हो रही है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे। तो अब अगर इसके ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो माली है वो भी इसको टच कर रहा था, गाना भी टच कर रहा है, और इसको लाइबेरिया भी टच कर रहा है, और उसके अलावा जो गिनी जो जगह थी वो भी इसको टच कर रही थी, वो भी इसकी बाउंड्री में थी। बट कहीं भी आसपास में ना तो नाइजीरिया था ना मोरक्को था। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा ही इसके सही आंसर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑल एक्सेप्ट 4 and 5। सो सी विल बी आंसर। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफी के करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि यूपीएससी के 2020 के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।